नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार और आप देख रहे हैं निष्पक्ष आवाज यूट्यूब चैनल का एक कार्यक्रम। दोस्तों, हारों की दास्तान का ये तीसरा वीडियो है। पहले और दूसरे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर के जरूर देख लीजिए। जब आप वो दोनों वीडियो देखेंगे तो भी तीसरे का महत्व आपको समझ में आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इतिहास का वो पन्ना जो या तो छुपा दिया गया या तो दिखाया गया भी, तो उसे तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। पहला पॉइंट होगा इस वीडियो का दोस्तों कि क्या मुसलमान शासक आए या वो बुलाए गए। दूसरा पॉइंट होगा कि क्या है पृथ्वीराज चौहान का इतिहास जिसे इतिहासकारों ने दबा दिया था। तीसरे पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि राजा जयचंद के नाम से जो ताने दिए जाते हैं वो कितने सही हैं। क्या सचमुच राजा जयचंद वैसे थे या उनकी वीरता को छुपाई गई है। चौथे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि मुसलमान साम्राज्य की स्थापना कब और कैसे हुई और किसने बुलाया था मुसलमानों को भारत पर शासन करने के लिए। आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। दोस्तों, सुबुकुद्दीन के बेटे महमूद गजनवी ने 1001 और 1030 के बीच में प्रायः हर वर्ष भारत के नगरों पर आक्रमण करके उन्हें लूटा और हिंदू मंदिरों को तोड़ा। पहले ही हमले में उसने जयपाल और उनके बेटे आनंदपाल और उसके सारे सरदारों को कैद कर लिया और पेशावर तथा आहिंद पर हमला कर दिया। जयपाल ने आग में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों, आनंदपाल ने 1009 ईस्वी में अनेक भारतीय राजाओं की सहायता से एक बड़ी सेना तैयार की, लेकिन वह फिर भी हार गया क्योंकि चोट लगने से उनकी हाथी मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। दोस्तों, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर अंतिम बार आक्रमण 1023 से 1024 ईस्वी के आसपास में किया था। उसके पहुंचते ही अनहिलवाड़ का राजा भीमसेन सोलंकी भागकर जाकर कच्छ में खड़ा हुआ। इससे पहले कि भगवान सोमनाथ अपनी और अपने भक्तों की जान बचाने के लिए कुछ करते, महमूद के जवानों ने दोनों का काम तमाम कर दिया। गजनी का राज महमूद के उत्तराधिकारियों से छीनने वाले शहाबुद्दीन गौरी ने 1191 में भारत पर हमला कर दिया। उसने सरहिंद को जीत लिया। तब पृथ्वीराज ने उससे लोहा लेने के लिए निकला। शहाबुद्दीन घायल होकर भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, वह हार जाने के बाद शशिगुप्त और पुरु की तरह विजेता का आज्ञाकारी सेवक नहीं बना। अपनी हार के कारणों को, अपनी कमियों को दूर करके अगले साल विशाल सेना लेकर फिर से भारत में आया और उस पर हमला किया। उसी तराइन के मैदान में फिर लड़ाई हुई। वो एक प्लानिंग के तहत पीछे हटा। राजपूतों की सेना ने समझा कि मुसलमान अब भाग रहे हैं, अपनी कतारें छोड़कर खुशियां मनाने लगे और अलग अलग जाकर के लड़ाई करना शुरू कर दिए। मुसलमान लौटे और जमकर लड़ने लगे। हिंदुओं की सेना बिखर गई थी, अतः भागने लगी। खुद पृथ्वीराज हाथी छोड़कर घोड़े पर चढ़कर भागने लगे। मुसलमानों ने उनका पीछा किया और सरस्वती के किनारे उसे पकड़कर मार डाला। शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उधर पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज को 17 बार शहाबुद्दीन को हराने वाला बताया जाता है दोस्तों, लेकिन ऐसा कुछ सच्चाई नहीं है। और उसकी वीरता की जो दुहाई देते हुए आकाश पाताल को एक कर दिए हैं, जिसे आज भी हिंदू वीरता की डींग मारने वाले भरे पड़े हैं, वे सब मात्र गप्पे हैं जिसकी पोल अब खुल चुकी है। दोस्तों, आइए समझते हैं जयचंद की कहानी। सन 1194 में शहाबुद्दीन फिर लौटा। अब उसने कन्नौज पर हमला किया। कन्नौज उस समय भारत की राजधानी समझा जाता था। उससे बचने के लिए वृद्ध जयचंद अपनी सेना लेकर चंदावर मैदान में उतरा और वीरता पूर्वक लड़ते हुए मारा गया। उसकी मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए प्रसिद्ध विद्वान भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा है कि इतिहास के व्यंग ने भगोड़े पृथ्वीराज को वीर और देशभक्त कहा है और समर में प्राण देने वाले जयचंद को कायर और देशद्रोही कहा है। ये है इतिहास का वो पन्ना जिसे आपको छुपाया गया है। सन 1197 में शहाबुद्दीन गौरी के एक सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार ने हालांकि 18 घुड़सवार लेकर आया था, लेकिन कुछ का कहना है कि 220 घुड़सवार लेकर बिहार और बंगाल पर चढ़ाई की। उसे और उसकी सेना को अगर चाहते तो किसी एक गांव के लोग ही ठिकाने लगा देते, परंतु कहीं उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहां पर एकता नहीं थी। उससे थोड़ी सी सेना न केवल बिहार और बंगाल को बल्कि उदंडपुर के हजारों भिक्षुओं को भी तलवार के घाट उतार दिया। इस हमले और कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रयत्नों से सारे भारत पर
मुसलमानों का कब्जा हो गया। सन 1221 में चंगेज खान अपने शत्रु जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत पहुंचा। गजब की कहानी है दोस्तों, इसे बारीकी से समझिएगा। वह भारत जीतने नहीं आया था, वह शत्रु की खोज करके जल्द ही भारत से वापस लौट गया। फिर भी उसके आने जाने के रास्ते में खून की नदियां बहीं, बेशुमार गांव लूटे और बेशुमार गांवों को जलाया गया। ऐसे थे वो अतताई शासक। सन 1398 में तैमूर लंग भारत की तरफ आया। चारों तरफ आतंक सा छा गया। भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा है कि भाग रहे इतने लोग अगर केवल रुक करके तैमूर की सेना पर गिर पड़ते ना, तो भी उसकी सेना पितल जाती, खत्म हो जाती। तैमूर ने 1 लाख भारतीय मूर्तियों को बंदी बनाया। मूर्तियां कौन है, आगे देखते हैं हम लोग। दिल्ली में सुल्तान के साथ जब मुठभेड़ शुरू होने को ही थी, तो तैमूर ने देखा कि उसके जवानों की काफी संख्या 1 लाख भारतीय मूर्तियों की निगरानी करने में व्यस्त थे। मूर्तियां मतलब पत्थर की मूर्तियां नहीं थी, ये सजीव लोग जो मूर्ति बनकर के वहां पर खड़े थे, उसकी निगरानी में व्यस्त थी। तो उसने क्या किया, अपने सैनिकों को इस निगरानी को मुक्त करने के लिए तैमूर ने आदेश दिया कि इन 1 लाख मूर्तियों का कत्ल कर दिया जाए और उन्हें मार दिया गया, खत्म कर दिया गया, क्योंकि उसकी सेना उसमें फंसी हुई थी। 1 लाख आदमी उन दिनों दुनिया जीत सकते थे दोस्तों, परंतु शर्त यह थी कि वो आदमी होते, न कि मूर्तियां। दोस्तों, उन्होंने बिना जबान हिलाए पिछले जन्मों के पाप को भुगतने के लिए नतमस्तक होकर के अपने सर को कटवा दिए। तैमूर मुल्तान व दिल्ली को लूटते हुए मेरठ और हरिद्वार पहुंचा। रास्ते में गांव को जलाते हुए, जनता को तलवारों के घाट उतारते हुए शिवलिक की पहाड़ियों में जाकर के खो गया। अब आते हैं हम लोग मुगल साम्राज्य की स्थापना। कौन थे मुगल जो भारत पर आए और इतने सालों तक शासन किए? इसके बाद मुगलों के हमले आरंभ हुए। उसने शुरुआत बाबर से की। वह 11 साल की उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठा। उसे शीघ्र ही गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक बार उसने उस देश को जीता, अनेक बार हारा। विपत्तियों ने उसे साहसी और उद्यमी बना दिया। वह मध्य एशिया को जीतने के स्वप्न लिया करता था, लेकिन जब वहां सफलता नहीं मिली तो वह दक्षिण की तरफ मुड़ गया, क्योंकि वहां बार बार हार जा रहा था। काबुल जीतकर वह भारत की ओर जीतने की सोच ही रहा था कि राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। किसने किया? राणा सांगा ने उन्हें आमंत्रित किया था। उस समय सांगा जो है बाबर के ही उम्र का था। उसका गुजरात और मालवा पर आतंक था, लेकिन वह दिल्ली पर हमला नहीं कर सका। उसने बाबर को आमंत्रित इसी उद्देश्य से किया था दोस्तों कि वह लूट करके चला जाएगा, क्योंकि वह लुटेरा था बाबर, तो लूट करके चला जाएगा और दिल्ली की जो ताकत है वो कमजोर हो जाएगी, तो हम उसे हमला करके जीत लेंगे और संभाल लेंगे। दोस्तों, वह दूसरों का मारा हुआ शिकार खाना चाहता था, लेकिन वह दूसरा उसका भी बाप निकला और यहीं पर जम करके बैठ गया। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी ने बहुत ही बड़ी सेना लेकर के बाबर पर हमला किया। बाबर के पास 12,000 सैनिक और 700 तोपें थी। भारत के सैनिकों ने न कभी तोपें देखी थी और न ही बंदूकें। उसकी मार के सामने दम भर भी टिक न सके। तोपों की मार से बचने के लिए हाथी अपने ही सेना को कुचलते हुए भाग निकले। बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। सांगा ने जब देखा कि वह लूट मार करके जाने वाला नहीं है, तो उसने उसे सीधे लोहा लेने की सोची, क्योंकि सोच गया कि अब नहीं जाएगा भाई, अब इसी से लड़ना पड़ेगा। उस लड़ाई में राजपूत जो है कि बहुत बहादुरी से लड़े थे। तोपों की मार की चिंता नहीं की उन्होंने और लड़ाई जमकर लड़ी। तब बाबर ने दूसरी युद्ध नीति अपनाई। उसकी आरक्षित सेना ने राजपूतों की सेना की रक्षा के लिए उसके पीछे से चलने वाले सैनिक टुकड़ी पर हमला कर दिया। जो ही राजपूत अपनी पिछली टुकड़ी को संभालने लगे, त्यों ही सामने की मुगल सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया। फिर क्या था कि राजपूत को मुंह की खानी पड़ी, बेचारे हार गए। दोस्तों, इस पूरे इतिहास से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम लोग बिखरे रहे, आपस में ही लड़ते रहे, तो कोई तीसरा आकर के हमारे ऊपर हमला करेगा और शासन कर जाएगा। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर यही के शासक अगर यहाँ की जनता की परवाह न करके वो जो है कि यहाँ के लोगों को सताएगा, तो जो सताए हुए लोग हैं वो उससे बचने के लिए
कुछ और रास्ता खोजते हैं और कोई और रास्ता देखते हैं तो उसके साथ जाकर के मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो है कि हमारा देश है वो गुलाम हो जाता है या कब्जे में आ जाता है किसी शासकों के। तो कभी भी एकता बनाए रखें, मिलजुल करके रहें, एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, सम्मान करें दूसरे का, प्यार से रहें। कोई माई का लाल आप पर हमला नहीं कर पाएगा। दोस्तों, क्या समझते हैं आप इतिहास के बारे में? कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों इसे शेयर करके लोगों तक पहुंचाएं। और हाँ दोस्तों, जब चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन उसे दबा लें, जिससे कि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मानवता, जय विज्ञान, जय भीम। धन्यवाद।